आज मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पास हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी की गिफ्ट की हुई साड़ी पहनकर बजट को पेश करने के लिए पहुंची, जहां मधुबनी की कारीगरी जो साड़ी है वो पहनी हुई दिख रही थी। तो ऐसे में एक साफ संदेश था कि बिहार के लिए इस बजट में कुछ खास है, तभी जो मधुबनी की कारीगरी है वो दिखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाई, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में 77 मिनट का भाषण दिया, जहां पर विपक्ष हंगामा करता नजर आया तो सरकार की ओर से जमकर तालियां बजती रहीं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस बजट की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो क्या क्या है। तो 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया। पिछले 4 साल का जो आईटीआर है वो एक साथ अब आप फाइल भी कर सकते हैं। मिडिल क्लास को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है। 4 सालों का जो पहले आपने आईटीआर नहीं भरा होगा वो 4 सालों का पिछले वाला जो आईटीआर है वो आप भर सकते हैं। 12 लाख तक की टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया है और हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल इससे संबंधित होंगे जो हम आगे क्लियर भी करेंगे। तो बुजुर्गों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर भी 1 लाख कर दी गई है। इस बजट की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, किसानों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो खर्च की लिमिट है पहले 3 लाख थी, लेकिन अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है किसानों के लिए। एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या, एमएसएमई पर भी लोन गारंटी पहले 5 करोड़ थी, वो बढ़ा दी गई, सीधा दोगुनी कर दी गई है। 5 करोड़ से उस रकम को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। बिहार के लिए कुछ बड़ी सौगातें हैं और बिहार का बड़ा जिक्र हुआ है। बिहार में जो मखाना बोर्ड है उसका गठन किया जाएगा और 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो मखाना का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाएं, वहीं स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड जो है इसमें बजट में उसके लिए अलग से प्रावधान, उसके लिए अलग। तो ये बजट की वो बड़ी बड़ी बातें। इसके साथ साथ एससी एसटी की, एमएसएमई, महिला उद्यमियों के लिए भी कुछ विशेष जो है लोन योजना इस बार सरकार लेकर आई है और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को लिए 2 का उनको टर्म लोन दिया जाएगा। This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. तो आज सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स माफ का ऐलान किया, लेकिन हमारे दर्शकों के मन में इसे लेकर कई सवाल हैं जिन्हें आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अगर किसी की सैलरी 13 लाख रुपए सालाना है तो उस पर उसको कितना टैक्स लगेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यह है, जो दर्शक पूछ रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स माफ है तो क्या सिर्फ 1 लाख पर ही उनको टैक्स देना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जी हां। अब इसको लेकर दूसरा सवाल यह भी है कि अगर सैलरी उनकी 13 लाख है तो फिर उसके बाद क्या हमें 15% इसमें टैक्स देना होगा? तो इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। अब एक और सवाल, तीसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है कि जब 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो सरकार ने यह स्लैब सिस्टम क्यों दिया? 4 से 8 लाख की आय पर 5% या फिर 8 से 12 लाख पर आय का जो है 10% इनकम टैक्स आखिर क्यों? तो अब दर्शकों को इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने की हम कोशिश करते हैं, जैसे हम 13 लाख की आय वाले शख्स को देने वाले टैक्स के जरिए एक समझते हैं कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 13 लाख रुपए है और इसे टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, तो पहले 4 लाख, दूसरे 4 लाख, तीसरे 4 लाख और आखिरी बचा फिर 1 लाख रुपए। तो पहले 4 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं है। फिर अगले 4 से 8 लाख वाला जो हिस्सा है
उसमें 5% टैक्स लगेगा, यानी कि ये आपका जाएगा लगभग 20,000 रुपए। अब इसके आगे 8 से 12 लाख रुपयों पर फिर 10% टैक्स लगेगा, यानी कि लगभग 40,000 रुपए। अब बचे आखिरी के 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए 15% टैक्स में जाएंगे और अब ये 1 लाख का 15% हुआ 15,000 रुपए। और अब पूरे अमाउंट पर लगने वाले टैक्स को अगर हम जोड़ दें तो ये आपका जाएगा 75,000 रुपए, यानी कि 13 लाख की आय वाले को 75,000 रुपए टैक्स देना होगा। 75,000 रुपए। इसी फॉर्मूले पर आगे की सैलरी वालों की जो टैक्स प्रणाली है वो उन पर भी काम करेगी। जैसे 14 लाख आय पर 90,000 रुपए टैक्स लगेगा, 15 लाख जिनकी आय होगी उन पर 1,05,000 रुपए टैक्स लगेगा, जिनकी इनकम 16 लाख रुपए सालाना है उन पर 1,20,000 रुपए का टैक्स लगेगा। पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख पर 1,70,000 रुपए टैक्स देना होता था, यानी कि उसकी तुलना में ये कम है। लेकिन नए स्लैब के हिसाब से अब उनको 1,70,000 की तुलना में 1,20,000 रुपए ही टैक्स देना होगा, यानी कि यहां पर उसे सीधा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर मिडिल क्लास के लिए यह बजट राहत की खबर लेकर आया है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट भाषण के दौरान जमकर मेज थपथपाई, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, आज बजट पास हुआ है और हर तरफ चर्चा हो रही है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। आपका पहला रिएक्शन इस बजट पर, खासतौर पर जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है, 12 लाख तक टैक्स छूट, उस पर? देखिए, मिडिल क्लास देश के लिए बहुत काम करता है, उद्यमशीलता में, शिक्षा में, पढ़ाई में, प्रोफेशन में, सरकारी सेवा में, तो उनकी चिंता की गई है। लेकिन 7 लाख से सीधा 12 लाख टैक्स एग्जम्पशन को जीरो करना, इसके लिए हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में है। उनका अभिनंदन, निर्मला जी का भी अभिनंदन, वित्त मंत्री जी का। लेकिन मैं आपसे एक बात डिफर करूंगा कि सिर्फ मिडिल क्लास की बात की जा रही है, इसमें किसानों की बात है कि नहीं? 100 ऐसे जिले जहां किसान और किसानी कमजोर है, उसके लिए सहयोग की बात है या नहीं? पल्सेस दाल पर एक नए मिशन की बात है या नहीं? अपनी आजीविका दीदियों, आंगनवाड़ियों के लिए बात है या नहीं? भारत को ग्लोबल हब ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग बनाने की बात है या नहीं? लेदर इंडस्ट्री की बात है या नहीं? और तो और भारत में एमएसएमई को एक नया बूस्ट देने के लिए जो छोटे मझोले उद्योग हैं, लगभग 1 करोड़ रजिस्टर हैं, करोड़ लोग काम करते हैं। तो अगर मैं कहूं ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। लेकिन हाँ, मध्यम वर्ग की अपेक्षा होती है हमारी भी चिंता की जाए। तो अगर डिजिटल इंडिया से उनकी चिंता की गई, अच्छी सड़कों से उनकी चिंता की गई, उनका मूवमेंट, सरल लोन, गाड़ियों का लोन सब सरल हुआ, मोटरसाइकिल का, तो आज टैक्स पे भी एक बहुत बड़ा उनको सहयोग मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं सर्वस्पर्शी है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि विपक्ष के सारे लीडर्स के भी आपने बयान सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ खास आइडिया है नहीं और कुछ बहुत ज्यादा बदलाव इससे आएगा नहीं। अच्छा, ये बताइए आप क्या समझते हैं, विपक्ष तारीफ करेंगे? जो सोनिया गांधी राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं कर सकती, वो हमारे बजट की तारीफ करेंगे? आज तक, और ये मैं आज तक चैनल पर जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, आज तक 10 सालों में विपक्ष के किसी नेता के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शुभ शब्द निकले हैं क्या?
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सेकंड देश बन गया। 1 लाख करोड़ का मोबाइल फोन बाहर जा रहा है। जब मैं इस विभाग का मंत्री था, 16 चीन से फैक्ट्री एप्पल की हिंदुस्तान आ गई। कभी उन्होंने कुछ कहा क्या? आज आप बैठिए, गाड़ी में चले जाइए कन्याकुमारी, कश्मीर, कभी कुछ बोला क्या? तो सवाल है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे हंसी तब आती है जब विकास होगा तो हर जगह विकास होगा ना। उनके प्रदेश में भी होगा जहां उनकी थोड़ी बहुत साख बची है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं समझते हैं तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आलोचना करना उनका अधिकार है। लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर सोने का स्वांग करता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि किसानों के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर देते, एमएसपी के लिए कुछ कर देते, उनके लिए कुछ नहीं किया। अभी 1 महीना पहले एमएसपी बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई है? पहले जरा मुझे उनको बताना पड़ेगा कि बजट क्या होता है। बजट 1 साल की पूरी आर्थिक रूपरेखा रखी जाती है, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। और अगर आप देखेंगे तो बजट के भाषण में शुरू के 20 पैराग्राफ किसान किसानी के लिए ही है। तो अगर पढ़े होते तो बात समझ में आती ना। तो ये तो मैं कहता हूं, गाड़ी कहीं अटक जाती है। सबसे अधिक एमएसपी दी गई है हमारी सरकार के द्वारा, और किसानों की चिंता हो रही है। आज किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? 3 लाख से 5 लाख किया गया कि नहीं किया गया? नई चीजें जोड़ी गई कि नहीं जोड़ी गई? आज पूरा ये जो आपके दलहन मूवमेंट है मिशन मोड में, इससे किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, कुछ लोग गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं और खाली किसानों के हक की बात करते हैं। हम किसानों की उद्यमशीलता बढ़ाना चाहते हैं। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, किसानों को पूरी मदद करना। आज देखिए, याद करिए, एक समय भारत दलहन के लिए बाहर पर साउथ अफ्रीका की मटर की दालें आती थी। मोदी जी ने आग्रह किया, किसानों जागो, दाल में देश को आत्मनिर्भर बनाओ। आज देखिए, भारत की 70 या 80% रिक्वायरमेंट दलहन की भारत के किसान पूरा कर रहे हैं। तो ये भी एक सोच है। तो फिर कहूंगा जी, देखने की बात है, दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति देख रही है, औद्योगिक प्रगति देख रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रगति देख रही है, मैन्युफैक्चरिंग देख रही है। अब भारत के लोग हमारे विरोध में नहीं देखते हैं तो उनको शुभकामनाएं, और मैं क्या बोलूंगा। रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, जिन्होंने इस बजट पर अपनी राय रखी और साथ ही साथ जो विपक्ष आलोचना कर रहा है उन पर भी अपनी बात रखी। लेकिन अब बजट की भी बात कर लेते हैं कि बजट में सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है। तो इस बजट में बिहार का खास ध्यान रखा गया। निर्मला सीतारमण आज मधुबनी की पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर संसद में पहुंचे, तो यह साफ हो गया था कि कुछ ना कुछ आने वाला है। तो बजट में सबसे पहले क्या सस्ता हुआ है? इसमें कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, सर्जिकल जो उपकरण है वो इसमें सस्ते हुए हैं, मोबाइल फोन भारत में चलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है, मोबाइल फोन इसमें सस्ते हुए हैं। इसके साथ साथ जो बजट में और चीजें हैं, जैसे एलईडी एलसीडी जो टीवी है वो सस्ती हुई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विशेष फोकस है कि आने वाला समय इन्हीं का है तो उन पर फोकस था, तो वो गाड़ियां सस्ती हुई। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन जिनका भारत में ही हो रहा है, भारत में ही जो कपड़े बन रहे हैं वो इसमें सस्ते हुए हैं। इसके साथ साथ जो बैटरीज हैं, जो और लिथियम बैटरीज हैं वो भी सस्ते हुए हैं, और कई तरह के जो खनिज पदार्थ हैं वो भी जो है सस्ते हुए हैं। इसके साथ साथ चमड़े से बने हुए जो सामान है, जो उत्पाद है वो भी सस्ते हुए हैं। और बिहार के लिए चूंकि बड़ी अनाउंसमेंट इसमें हुए हैं, और बिहार के मंत्री, बिहार के जो सांसद हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अब आपको सुना देते हैं। एनडीए गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से विकसित देश बनाने की सोच के साथ ये सरकार कार्य कर रही है, उस सोच को और मजबूती देने वाला ये बजट है। जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने की सोच दिखाई गई है, वहीं इस बजट में गांव और शहर के बीच की दूरी को भी कम करने की दिशा दिखाई गई है। जो आज का बजट है
बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है।